हेलो एवरीवन, कम अगेन एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर। गलतफहमी एक ऐसी बीमारी कि अगर आपने किसी के बारे में कभी गलतफहमी पाल ली तो फिर आप उस आदमी के बारे में कभी भी सही नहीं सोच सकते हो। कुछ लोगों को गलतफहमी होती है जीते जी, और जिस इंसान के बारे में होती है वो उससे मिलकर उस गलतफहमी को दूर कर लेते हैं। लेकिन क्या हो कि मरने के वक्त आपको गलतफहमी हो और आपको उस गलतफहमी को दूर करने का मौका ना मिल पाए, और उस गलतफहमी की सजा एक पूरा का पूरा परिवार झेलता है। जीते जी तो शायद आप किसी गलतफहमी फिर भी दूर कर दो, लेकिन मरने के बाद आप किसी गलतफहमी को दूर कर दो, शायद ये पॉसिबल नहीं है। और इसी चक्कर में एक परिवार को एक राज छुपा के रखना पड़ा कई सालों तक। लेकिन राज कभी कभी खुलते हैं, और जब वो खुलते हैं ना तो अपने आसपास के बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे हमारी आज की इस कहानी के अंदर, जहाँ पर एक परिवार में चल रही थी शादी, और उस शादी के दौरान खुला एक ऐसा राज जिसने सबको हिला कर रख दिया। जी हाँ, कुछ ऐसे हमारी आज की कहानी जो मेरे साथ शेयर की है दिव्या ने, जो कि यूपी के आजमगढ़ की रहने वाली हैं, लेकिन हाल फिलहाल वो लखनऊ में रहती हैं। और ये किस्सा उनके साथ तब हुआ जब वो 10वीं क्लास में थी, और वो भी तब जब वो अपनी कजन सिस्टर की शादी में गई अपने होम टाउन आजमगढ़। दिव्या की पूरी फैमिली, जिसमें उसकी मदर, उसके फादर, उसका एक छोटा भाई और वो खुद है, ये लोग लखनऊ ही रहा करते थे। इनके फादर एक पुलिस ऑफिसर थे और अपने काम की वजह से इनको लखनऊ ही शिफ्ट होना पड़ा था। ये अपने घर पे बहुत कम जाया करते थे। दिव्या भी अपने दादा दादी के घर पे बहुत कम गई हुई थी। जब भी कुछ होता था तो वही लोग इनसे मिलने के लिए लखनऊ में आ जाया करते थे। दिव्या के गांव में उसके दादा दादी के साथ उनके बड़े भाई की फैमिली भी रहा करती थी। उस फैमिली के अंदर ऑब्वियसली उनकी वाइफ थी, उनके एक बेटे बहू थे, और उनकी 22 साल की एक लड़की थी, इसका नाम था पूजा। दिव्या के पापा, इनके दादाजी के सिंगल चाइल्ड थे, और इनके जो बड़े भाई थे उनको भी एक बेटा और एक बेटी थी। बड़े बेटे की पहले शादी हो चुकी थी और अब पूजा की शादी थी। तो दिव्या की बहन, कजिन बहन थी पूजा, इसकी शादी जून में थी, और घर वालों ने डिसाइड किया था कि इसकी शादी वो लोग आजमगढ़ के उस घर से करेंगे, क्योंकि बेटी की पहली, इस पीढ़ी के अंदर पहली बेटी की शादी थी। इनके बस बड़े भैया की शादी हुई थी, तो इन्होंने सबने डिसाइड किया था कि शादी जो होगी हमारे पुराने जो पेरेंटल हाउस है वहां से करेंगे, और उस शादी के लिए इन सबको आजमगढ़ पहुंचना था। लेकिन आजमगढ़ में सिर्फ पूजा दीदी उसका इंतजार नहीं कर रही थी। एक और ऐसा राज था जो इंतजार कर रहा था दिव्या के अपने पेरेंटल हाउस पहुंचने का, वो राज जो फैमिली के सिर्फ कुछ मेंबर्स को पता था और बाकी सारे मेंबर्स उनसे अनजान थे। तो पूरा परिवार इस शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि शादी जून में थी, तो उस टाइम पर बच्चों के समर वेकेशन होते हैं। तो सभी लोगों ने इस बार आजमगढ़ अपने पेरेंटल हाउस में लंबा रुकने का प्लान बनाया, और करीबन शादी से 20-25 दिन पहले ये पूरा परिवार आजमगढ़ पहुंच गया। दिव्या ऑलमोस्ट 4 साल बाद अपने दादा दादी के घर पे जा रही थी। इनका जो घर था, जहाँ इनके दादा दादी और इनके बड़े भाई ये सब साथ में ही रहा करते थे, तो बहुत बड़ा सारा एक घर था, बहुत बड़ा एक प्लॉट था। आप जानते हैं गांव में घरों का क्या साइज होता है। इनके जो मेन घर था उसके अंदर टोटल मिलाकर 12 कमरे थे। उनमें से 7 कमरे ग्राउंड फ्लोर पर थे। एक मंदिर वाला रूम था जो भी इन्हीं रूम्स के साथ में अटैच था। ये जो ग्राउंड फ्लोर के रूम थे, मोस्टली सभी लोग इसी के अंदर रहा करते थे। सभी पक्के रूम थे, सब में टाइल्स वगैरह लगी हुई थी। उसके अलावा 2 रूम छत के ऊपर थे, जिनको सिर्फ प्लास्टर करके रख दिया गया था। गांव में आप सभी जानते हैं गर्मियों के टाइम पर लोग छतों पर सोते हैं, तो छत बिल्कुल खाली थी, वहां पे खटिया गद्दे लगा के आराम से लोग सो सकते थे। और उसके अलावा इसके पीछे की तरफ 2 और रूम्स थे जो कच्चे रूम्स थे, और उन रूम्स में कोई नहीं रहता था, उन रूम्स को बंद किया हुआ था, और उन रूम्स की तरफ बच्चों को जाना बिल्कुल सख्त मना था। उनसे कहा जाता था कि ये रूम्स बहुत पुराने हैं, बंद रहते और इनके अंदर सांप, बिच्छू, इस तरह के जानवर रह सकते हैं। छोटे बच्चे, इसलिए वहां पर जाना उनको अलाउड नहीं था, उनको मना कर दिया जाता था। तो इस तरह से पूरी बड़ी की बड़ी फैमिली रहती थी। तो ये लोग पहुंचते हैं, अपना रूम्स की सफाई करते हैं, अपना सेटलमेंट करते हैं, क्योंकि गर्मियों का टाइम था। तो जो भी घर के जेंट्स लोग थे, इनके पापा हो गए, उनके दादाजी और उनके बड़े भाई और उनके बच्चे वगैरह, सब जेंट्स लोग घर के आंगन जो था उसके अंदर अपनी खटिया बिछाकर सोया करते थे, और बाकी लोग छोटे बच्चे और लेडीज होते वो घर के अंदर कमरों के अंदर सोया करते थे। तो शुरुआत में क्योंकि सबसे पहले पहुंच गए थे, अभी रिलेटिव शादी के लिए आना शुरू नहीं हुए थे, तो ये क्योंकि 20-25 दिन पहले पहुंचे थे, इनको अरेंजमेंट भी करने थे। तो शुरू का 1-1.5 हफ्ता इनका बहुत बढ़िया निकला। घर बिल्कुल खाली था, दिन भर खेलते कूदते थे। इनके घर से करीबन 500 मीटर दूर जाकर एक नदी थी, उस नदी के अंदर ये लोग घूम फिर कर आया करते थे। बाग था, गार्डन, उसमें जाते थे, और इस तरह से ये चल रही थी। जैसे ही 8-10 दिन गुजरे, धीरे धीरे रिलेटिव्स आना शुरू हुए, शादी की तैयारियां शुरू हो रही थी। तो घर के अंदर, है ना, सब रूम्स उन्होंने ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया। तो अब ऑलमोस्ट सारे कमरे ऑक्यूपाई हो चुके थे, और अब जद्दोजहद करनी पड़ती थी, सोने के लिए जगह नहीं मिलती थी कि कौन कहाँ पर सोने वाला है। तो जब इस तरह से भीड़ इकट्ठा हुई तो ये डिसाइड हुआ कि जितने भी मेल मेंबर्स हैं वो लोग सब लोग बाहर सोएंगे, क्योंकि घर के जस्ट पास में ही बाग यानी बड़ा ऐसा गार्डन है, बड़े बड़े पेड़ थे, और उसके पास में नदी थी, तो बहुत ठंडी हवा चला करती थी, सब लोग बाहर सोते थे। और जो लेडीज़ हैं, जैसा पहले सिस्टम था वैसे लेडीज़ अंदर सोया करती थी। सबको अपना सोने का सिस्टम अरेंजमेंट मिल गया था, सबने अपनी जगह ऑक्यूपाई कर ली थी। लेकिन जो दिव्या का छोटा भाई था रुद्र,
उसको सोने की जगह नहीं मिल रही थी, क्योंकि रुद्र छोटा था। उससे कहा गया बेटा तू अपनी मम्मी के पास जाके सो जा। और वहाँ गया सोने तो वहाँ पर बहुत सारी लेडीज थी, और आप जानते हैं जब परिवार में शादी हो लेडीज तो बहुत सारी बातचीतें कर रही थी, उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था और साथ में से गर्मी भी लग रही थी। तो अपनी मम्मी से बोलते मम्मी मैं ऊपर सो जाऊंगा छत पे जाके। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं ऊपर नहीं सोना। तो बोलते मम्मी प्लीज। अपनी दादी के पास जाता है, दादी से जिद करता है। तो पहले तो उसको मना करते हैं, लेकिन समहाउ वो उन सब लोगों को कन्विंस कर लेता है और रुद्र अपना एक छोटा सा गद्दा लेकर, चद्दर लेकर छत के ऊपर जाके बिछाता है और वहां पर वो सो जाता है। तो अब गांव साइड में आप जानते हैं जब शादी का माहौल होता है तो अड़ोस पड़ोस गांव की जो औरतें होती है वो गीत संगीत गाने आती हैं, और फिर रात को करीबन लेट हो ही जाता है 11-12 बजे के आसपास वो औरतें वापस निकलती है। तो इस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ, गाँव की लेडीज आई हुई थी, गीत संगीत चल रहा था और समय कोई ध्यान रहता नहीं है सच। तो करीबन सब औरतों को जाते जाते रात के 1 बज गए थे और उसके बाद सब परिवारों ने सोना शुरू किया। रुद्र दिन भर से वैसे ही बहुत थक गया था, वो सीधा छत पर जाता और बिस्तर पर पड़ते ही उसे नींद आ जाती है। लेकिन नींद आने के बाद उसकी आंख अचानक से एक आवाज से खुलती है। उसे ऐसा लगता है कि जो गीत संगीत चल रहा था, जो ढोलक बजना होता है औरतों के गाने की, वो गाने की आवाज उसे आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि लेडीज का जो संगीत है वो भी चल रहा है, लेकिन ये आवाज उसे नीचे आंगन से नहीं घर के किसी और हिस्से से आ रही थी। वो उठकर पहले तो जो छत के बीच में जाल बना था घर का आंगन दिखता है वहां देखता तो वहाँ बिल्कुल अंधेरा था, कोई भी नहीं था, लेकिन उसे म्यूजिक की आवाज अभी भी आ रही थी और वो आवाज जो थी वो किसी और तरफ से आ रही थी। तो उसने थोड़ा और ध्यान दिया तो जो उनकी पूरी छत थी कंबाइन, पूरे घर को कवर किया हुआ था, उसके उस कोने से आवाज आ रही थी, उस कोने की तरफ से जहां पर वो 2 कच्चे कमरे बने हुए थे। तो वो छत को, मतलब छत पे से दीवार बनी थी बीच में, उसको क्रॉस करके, मतलब ऐसा नहीं छत से उतर गया, छत के ऊपर बीच में पोर्शन बनाए थे, तो उस पोर्शन को देख के पीछे की तरफ जाता है जहां वो रूम्स बने हुए थे। और जैसे से उस तरफ जाते जा रहा था उसको आवाज और क्लियर होती जा रही थी, ऐसा साफ साफ लग रहा था कि जो रूम से पीछे उनकी तरफ से आवाज आ रही है। वो जाकर छत की जो दीवार होती है, डोली बोलते हैं इसे, उस डोली के ऊपर वो खड़ा होता है और देखता है तो पीछे जो दोनों रूम्स थे वो दिख रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल घुप अंधेरा था और ऐसा फील हो रहा था कि आवाज वहीं से आ रही है। कुछ समझ में नहीं आया, आवाज को भी क्लियर आ रही थी, तो उसने दिमाग नहीं लगा, उसे लगा कि हो सकता है गांव में कहीं और शादी चल रही है और हवा की वजह से घूम फिर कर आवाज इस तरफ से आ रही है। उसने दिमाग नहीं लगाया, वो जाकर वापस से अपना सो गया। अभी वो आधी नींद में ही पहुंचता है कि तभी उसे साफ साफ पायल की आवाज आती है, जैसे कोई छत के ऊपर पायल पहन के चल रहा हो। वो उठता है, आवाज करता है, बोलता है मम्मी दादी आप हो वहां पर। उसको कोई आवाज नहीं आती है, लेकिन उसको वही पायल के चलने की आवाज आ रही थी। रुद्र फिर से आवाज लगाता है, थोड़ा तेज आवाज, मम्मी आप हो वहां पर। लेकिन फिर से वहां से कोई जवाब नहीं आता है। तो तभी उसकी जो दादी थी वो लालटेन लेकर ऊपर आती है, तो वो ऊपर आती उसको दिखाती तो बोलती है कि क्या हुआ रुद्र। एक्चुअली उसकी दादी भी नीचे शायद जागी हुई थी, उसकी आवाज से वो जाग गई थी। उसकी आवाज सुनकर वो छत के ऊपर आया, उससे पूछा तुम सोए नहीं बेटा। उसकी दादी ने पूछा, तो उसने बोला कि मैं दादी सो गया था, लेकिन मुझे किसी की आवाज आई तो मैं उठ गया। तो उसकी दादी बोलती है अच्छा चल कोई बात नहीं बेटा, तू मेरे साथ चल नीचे और नीचे चल के ही सो जाना। अब रुद्र भी डर चुका था, तो उसकी दादी के बोलते ही वो उनके साथ नीचे आकर सो गया। अगले दिन जब रुद्र सुबह उठता है वो अपनी दादी के पास सोता है, दिव्या उसको आके बोलती है क्यों बेटा, हाँ अकेले सो रहा था छत पे, डर लगा ना फट्टू। दादी के पास आके चिपक के सो रहा था। तो वो उठता है, उसको बात याद आती है रुद्र को कि हाँ रात को, तो बोलता है कि नहीं दीदी मैं इसलिए आके सो रहा हूँ कि रात को ना मैं छत पे सो रहा था तो मुझे ना अजीब सी आवाजें आई थी, मतलब इस तरह की आवाज आई थी। तो बोलते चल चल बहाने मत बना, हमको पता है कि तू अकेला नहीं सो सकता, ऐसी कोई आवाज वाज नहीं होती है। और इतना कहकर वो सारे कजिन सिस्टर्स के जो ब्रदर सिस्टर्स थे उनके सामने उसका मजाक उड़ा देती है। तो आप समझते हैं छोटे बच्चे, इनका ईगो बहुत जल्दी हर्ट होता है। हर्ट तो बड़े बच्चों का भी हो जाता है, लेकिन छोटे बच्चों का बहुत जल्दी होता है। तो उससे बोलता है अच्छा अगर तुम लोग को मेरी बात पे विश्वास नहीं ना और तुम सब में दम है तो तुम मेरे साथ आज सबके सब छत पे रात को सो, तुमको भी वो आवाज आएगी। तो सभी ने डिसाइड किया कि ठीक है, जैसे रुद्र कह रहा है हम लोग सब वहां पर जाकर और सोएंगे। ठीक है, आज रात भी वैसे ही गाना बजाना हुआ। गाना बजाना होने के बाद ये सब लोग वापस से पहुंच गए छत पर और वहां जाकर ये सब लोग सारे कजिन्स जो सबने मना लिया अपने घर वालों को। सब छोटे छोटे थे, एक ही एज के थे, ऑलमोस्ट 6-7 बच्चे थे। तो सब जाके वहां पर सो गए और सबको बहुत एक्साइटमेंट थी कि चलो देखते हैं रुद्र बोल रहा है वो सही तो है, सही है या फिर नहीं है। एक्साइटमेंट के चक्कर में एक तो कोई सोया नहीं और दूसरा ना उन्हें कोई आवाज आई ना कुछ हुआ, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। अगले दिन फिर सब रुद्र को चिढ़ाते हैं और वो बच्चा जब सब उसको ह्यूमिलेट करते तो गुस्से में आकर बोलता है अपनी दीदी से अच्छा तुमको अगर इतना ज्यादा लगता है ना तो तुम अकेले छत के ऊपर सोकर दिखाओ, तब मैं तुमको मानूंगा। अब जैसा मैंने आपको बताया बच्चों का ईगो, दिव्या भी इस बात को ईगो पे ले जाती है, बोलती है ठीक है आज मैं रात को वहां पर अकेले सोऊंगी, तुम में से कोई वहां पर मत आना। तो सब बोलते हैं लेकिन तुझे सोने की परमिशन कौन देगा। तो बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, ये बात तुम्हारे मेरे बीच में, मैं चुपचाप रात को उठकर वहां पर चले जाऊंगा। तो रात को जब वापस संगीत हुआ सब लोग चले गए। थोड़ी देर के बाद दिव्या की आंख खुलती है उसी आवाज से जिसके बारे में रुद्र बात कर रहा था। उसे वापस से वही गाने बजाने की आवाज़, जैसे घर के अंदर लेडीज़ गाना गा रही हूँ। वो उठती है, चारों तरफ देखती है और आवाज़ के सोर्स को पहचानने की कोशिश करती है। तो जैसा रुद्र बता रहा था वो पीछे वाले कमरों की तरफ से आवाज़ आ रही थी।
वो उठती है, अंधेरा था बिल्कुल, छत के ऊपर जाती है, छत की रेलिंग पर जाकर वो पीछे देखती है तो जो 2 कमरे थे आवाज़ बिल्कुल वहीं से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उन कमरों में बैठकर कोई गाना बजाना कर रहा है, लेकिन वहाँ पर घुप अंधेरा था। दिव्या एज सच ना तो जो विश्वास करती थी ना वो डरती थी, बहुत बोल्ड थी। वो सोचती कि आखिर आवाज़ यहाँ से लेकिन कुछ दिख क्यों नहीं रहा है। तो वो चुपचाप दबे पाँव नीचे जाती है, टॉर्च उठाती है और जो घर का गेट था, एक साइड में गेट था से निकल के पीछे जा सकते हैं, उस गेट को बड़ी सावधानी से खोलते ताकि आवाज़ ना हो और खोलकर वो उन पीछे वाले कमरों की तरफ जाती है। वहाँ पहुँचकर पहले तो इधर उधर टॉर्च करते कि कुछ दिख तो नहीं रहा, लेकिन उससे भी वो म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी और वो उस कमरे के गेट के पास पहुँचती है। गेट के पास पहुँचकर वो गेट को हल्का सा हिलाती है तो हिलाते ही उस गेट पे जो ताला लगा हुआ था वो खुल जाता है, क्योंकि जंग लगी हुई थी, पुराना ताला हो गया था। और कुंदी जो है उसको वो खोलती है और खोल के गेट खोलती है। एक हाथ में उसके टॉर्च थी और गेट खोल के जैसे ही वो अंदर घुसती है तो जो पुराने डस्ट थी उस कमरे के एकदम से उसके मुंह में घुस जाती है और उसकी तो खांसती है और खांसते खांसते मतलब बहुत तेजी से खांस होती है, उसकी वजह से उसके हाथ से टॉर्च छूटकर नीचे गिर जाती है। वो जो रूम था वो थोड़ा अनइवन था, मतलब उसमें शुरुआत से एंट्री करते वहाँ ऊंचा था और फिर ढलान थी, तो जैसे वो टॉर्च गिरती है वो ढलान के टॉर्च लगते थोड़ी आगे चले जाती है। दिव्या भागते हुए उस टॉर्च के पास जाती है और टॉर्च को उठाने नीचे झुकती है। तो जैसे वो टॉर्च को नीचे उठाने झुकती है, उस टॉर्च की जो रोशनी थी उसके अंदर उसे किसी के 2 पैर दिखाई देते हैं जिन पर अलता लगा हुआ था। अलता आप समझते होंगे, जो दुल्हन होती है उसके लाल पैर लगाते हैं, तो ऐसे थे। तो हम चौंक जाती है, उठा के ऊपर टॉर्च देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसे कुछ समझ में नहीं आता है, तभी उसे अपने पीछे से पायल की आवाज़ आती है। वो जैसे उसकी तरफ घूमती है उसे कोई दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि कोई ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर से आके टकराया है। और उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं, दिव्या को खुद से कुछ भी याद नहीं था। आगे मैं आपको जो भी कुछ बताने जा रहा हूँ वो दिव्या को उसकी मदर ने बताया जब वो बड़ी हो गई उसके बाद। उस रात के बाद से दिव्या बहुत ही मैच्योर सा बिहेव करने लगी। कहने का मतलब ये था कि वो 10th क्लास में पढ़ती थी, वो 10th क्लास की एक बच्ची की तरह नहीं, वो करीबन 22-23 साल की एक लड़की की तरह बिहेव करने लग गई थी। वो शांत रहती, किसी से मिलती तो बहुत शर्मा कर मिलती। होता ना कि एक्सप्रेशंस लाना, जो एक मैच्योर लड़की के अंदर एक्सप्रेशंस होते हैं, उस तरह के एक्सप्रेशंस उसके अंदर आना शुरू हो गए थे। एक दिन उसकी पूजा दीदी की शादी थी तो उनके लिए मार्केट से ज्वेलरी लाई गई थी। वो ज्वेलरी को फैला रखा था, आप जानते हो दुल्हन कैसी होती है, वो बिस्तर के ऊपर वो अपनी ज्वेलरीज को ट्राई कर रही थी। तो तभी दिव्या उनके कमरे में पहुंचती है और उनकी ज्वेलरी को देखकर दिव्या की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो हर एक ज्वेलरी को उठा कर बहुत अच्छे से देख रही थी और उसको उसका जो एक्सप्रेशन था देखने का, उसको देखकर उसकी दीदी थी, पूजा दीदी, वो उससे बोलती है कि तू इतना गौर से इस ज्वेलरी को क्या देख रही? तो बोलते दीदी बहुत ही सुंदर है। तो बोलते अच्छा चल ठीक है, चल तेरे को मैं पहना के ट्राई करते हैं। दिव्या बहुत ही खुश होकर ये बात मान जाती है तो उसकी दीदी उसको सारी ज्वेलरी पहनाती है। लगे हाथ वो अपनी वैनिटी से उसका मेकअप भी कर देती है, उसको एक साड़ी भी पहना देती है। अब उसको देखकर उसकी दीदी को तो कितनी सुंदर लग रही है, तू रुक जा। तो अपनी दादी को बुलाती है, उसकी दादी भी आती है, दोनों दादियाँ उसकी, और आकर वो बोलती है कि देखो दादी मैंने इसको तैयार किया है, कितनी सुंदर लग रही है। तो वाकई में दिव्या बहुत सुंदर लग रही थी और छोटी मतलब यंग एज में वो आ रही थी धीरे धीरे। तो सभी लोग शुरू में उसको देख के बहुत खुश होते थे, चलो बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन इसकी जो दोनों दादियाँ थी वो उसके अंदर कुछ और चेंजेस भी देख पा रही थी। जिस तरह से दिव्या कांच के सामने खड़े होकर इतरा रही थी वो काम एक छोटी एज की बच्ची नहीं कर सकती है। वो जिस तरह से अपने आप को देख रही थी, जिस तरह से वो मुस्कुरा रही थी, जिस तरह से वो एक्सप्रेशंस दे रही थी, उसके चेहरे पे कहीं वो मासूमियत नहीं थी जो छोटे बच्चे के अंदर होती है। बार बार अपनी ज्वेलरी को उठाकर देखना, इन चीज़ों को देखकर उनकी दादी को ऐसा लगा कि ये दिव्या है ही नहीं तो कोई और है, लेकिन उन्होंने चीज़ों को इग्नोर किया। ये सब होने के बाद पूजा दिव्या से बोलती है कि ला बेटा अब ये ज्वेलरी उतार दे, अब इनको शादी वाले दिन पहनना है। तो बोलते नहीं दीदी मैं नहीं उतारूंगी, तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो बोलते तो पागल होगी क्या बेटा, तो ये अगर ज्वेलरी नहीं उतारेगी तो शादी में मैं क्या पहनूंगी। तो बोलती कि ठीक है तुम मत पहनना, मैं तुमसे पहले शादी कर लूंगी। ये सुनकर पूजा को बहुत गुस्सा आता है और बोलती कि बहुत हो गया तेरा, चल ज्वेलरी को उतार, वैसे मैं रस्मों से बहुत थकी है, तूने नटंगी शुरू कर रखी है। और इतना कहकर वो जबरदस्ती उससे ज्वेलरी उतरवा लेती है। ये सब होके जैसे ही होता है तो दिव्या गुस्सा होकर उस रूम से बाहर निकल जाती है। वो दिन ऐसे ही नॉर्मल बीत जाता है, लेकिन रात को जब पूजा सोती है तो उसे एक सपना आता है। उसे सपने में दिखता है कि दिव्या जो उसकी ज्वेलरी पहन कर आई है और वो उसी की ज्वेलरी से उसको, मतलब होता ना कि जैसे गला घोटना, इस तरह से उसका मारने की कोशिश कर रही है एक ज्वेलरी पहनाकर। वो उठती है, उठ के देखती है तो आसपास कोई भी नहीं होता है, लेकिन उसे थोड़ा अजीब सा फील होता है। तो उसके गले पर यहाँ पर कुछ निशान होता है। वो लाइट जलाकर कांच में देखती है तो उसको निशान पड़ चुका होता है। ये करीबन सुबह 3-4 बजे के आसपास की बात होगी और वो सोचती है कि यार ये ऐसा कैसे हो सकता है। वो सुबह उठ के सोचती है किसी को बताऊं, लेकिन अगले दिन उसकी हल्दी थी तो उसे लगा कि एक तो क्योंकि उसने लड़ाई हो गई तो उसको भी अच्छा लगा, दिव्या से नाराज हो गई तो उसके दिमाग में चीज़ें चल रही होंगी और हो सकता है ज्वेलरी पहनने की वजह से हल्का फुल्का भी कट लग गया हो, इस वजह से उसका निशान अब रात को उभर के आया और वो इस चीज़ों को इग्नोर कर देती है। लेकिन उसके हल्दी वाले दिन होता है एक ऐसा वाक्या
जो पूरे घर को झंझोड़ के रख देता है। तो हल्दी वाला दिन आता है और हल्दी वाले दिन घर में हर कोई बिजी था। जो हल्दी वाली जगह थी वहां पर एक चौकी लगाई गई, पूरा सामान सजाया गया और पूजा की जो मम्मी थी वो पूजा को लेने उसके रूम में गई। जब वो पूजा को लेकर वापस आई तो वहां पे सब देखते कि दिव्या पहले से उस चौकी के ऊपर बैठ गई थी जिसके ऊपर पूजा को बैठना था। सभी लोग दिव्या को बार बार बोल रहे थे उठने को, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुन रही थी। वो बस वो जो पीठी रखी हुई थी हल्दी, उस हल्दी की तरफ देखे जा रही थी और उस मुस्कुरा रही थी। तभी दिव्या की दादी आगे बढ़ गई, उन्हें पहले से ही शक था दिव्या के ऊपर। वो जाती हैं और दिव्या कैसे हाथ पकड़ती है बोलने के लिए कि दिव्या क्या कर रही हो, लेकिन जैसे उसका हाथ पकड़ती है उसका हाथ बिल्कुल ठंडा था, मानो उन्होंने बर्फ पे हाथ रख दिया हो। जैसे वो दिव्या का हाथ पकड़ती है, दिव्या उनकी तरफ घूमती है और उनकी तरफ एक अजीब सी स्माइल देती है। दिव्या की दादी उसकी आंखों में ही देख रही थी और उनके आंखों के सामने सामने उसकी आंखों की पुतली का जो व्हाइट रंग होता है वो एकदम से ब्लैक बदल जाता है और वो उससे बोलती है मम्मी बीच में मत आओ। ये सुनकर दिव्या चौंक जाती है और वो पीछे हट जाती है और एक बार वो सोचती है कि शायद ये उनका वहम है, क्योंकि उनके दिमाग में ये चल रहा है कि दिव्या नहीं कोई और है। लेकिन ये सिर्फ उनका वहम नहीं था। वो अपने बेटे यानी दिव्या के पापा के पास जाती और जाकर बोलती है हटा अपनी बेटी को, इतनी भारी हो गई कि मुझसे हिल भी नहीं रही, जल्दी हटा, यहाँ पे हल्दी का प्रोग्राम शुरू होने वाला है। दिव्या के पापा उसके पास पहुंचकर उसको हटने के लिए बोलते हैं, लेकिन दिव्या तैयार नहीं होती। कई बार बोलने पर जब वो तैयार नहीं होती तो उसके पापा गुस्से में होते बोलते हैं हट यहाँ से, और जैसे वैसे बोलते हैं वापस से उनकी तरफ देख के बोलती है भैया बीच मत पड़ो। ये आवाज बहुत स्लो थी, सिर्फ इतनी कि उसके फादर सुन पाए, लेकिन उसकी जो दादी थी वो हर एक चीज को देख रही थी और देखते ही वो समझ गई थी कि उसके फादर भी पीछे से हट गए चौंक कर कि ये कौन है। और इतना बोलते ही उनकी दादी आगे बढ़कर आती है, कोई बात नहीं भाई, छोटी बच्ची है, जिद पकड़ ली इसने, चले काम करते पहले इसी को हल्दी लगा देते हैं। उसके बाद उसकी दादी ने कंडीशन को संभाला था कि किसी को कुछ भी पता नहीं चले और वो जाकर दिव्या को पहले हल्दी लगाते हैं। सबने वैसा ही किया, दिव्या को हल्दी लगाई और वो भी बहुत अच्छे से हल्दी लगवा रही थी जैसे उसी की शादी हो। ये सारा इंसिडेंट देखकर दिव्या की दोनों दादी थी वो परेशान हो गई। वो इनके दादा के पास गई, इन्होंने आपस में डिस्कस किया, इनके फादर को बुलाया और अब ये जो एक क्लोज निट था फैमिली का, ये समझ चुका था कि ये दिव्या के साथ क्या हो रहा है। हल्दी की रस्म खत्म होने के बाद दिव्या की दोनों दादी, उनके दादा और इनके फादर आपस में कमरे के अंदर जाकर बैठे और बातचीत करने लगे। दिव्या की दादी बोलती है कि दिव्या ने पीछे वालों कमरा खोल दिया है और अब वो आज़ाद हो गई है, वो किसी को नहीं छोड़ेगी और इस घर में वो शादी तो बिल्कुल नहीं होने देगी। उनकी बात सुनकर दिव्या के पापा घबराते बोलते हैं वो इतने साल तक अभी भी यहीं पर है, मेरी बच्ची की जान संकट में मम्मी, वो औरत छोड़ेगी नहीं, उसको बचाना पड़ेगा मम्मी, उसके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, तुम जल्दी जल्दी पुरोहित जी को बुलाओ वरना मेरी बच्ची को कुछ भी हो सकता है। तुमको याद नहीं है उसने 16 साल पहले क्या आतंक मचाया था। उन सारों में डिस्कशन होता है। उसके बाद इसके दादाजी हैं, दिव्या के दादाजी, वो एक लड़के को पुरोहित जी को बुलाने भेजते हैं। शाम तक पुरोहित जी आते हैं और पुरोहित जी बहुत ज्यादा गुस्से में थे। उस टाइम घर में सिर्फ रिलेटिव्स थे और गांव के लोग घर से जा चुके थे। घर के अंदर घुसते ही पुरोहित जी डर और गुस्से की मिली आवाज बोलते किसने आजाद किया उसे। इतना सुनते ही इनके जो फादर है दिव्या के बोलते हैं कि पुरोहित जी मेरी बेटी से गलती हो गई है, आप ही उसे बचा सकते हो। उसकी बात सुनकर पुरोहित जी गुस्से में बिना कुछ बोले पीछे के रास्ते से उन कमरों की तरफ जाते हैं और वहां जाकर खड़े होते हैं और उनका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। वहां पर सामने सब लोग उनके पीछे पीछे आए भी थे। सामने वो जो गेट था वो खुला हुआ था। गेट के जस्ट नीचे एक लाल रंग का कपड़े की गांठ खुली हुई पड़ी थी, जिसके अंदर चावल, राई के कुछ दाने और कुछ छोटा मोटा सामान, राख वगैरह सब बिखरी हुई थी। उसको देखकर वो और आग बगला हो जाता है। वो इसकी दादी की तरफ देखते हो जाकर बोलते हैं दो मौत से संतुष्टि नहीं मिली तुम लोगों को, जो फिर से आजाद कर दिया इसको, अब तो 16 साल से कैद है और ज्यादा भयंकर हो गई होगी तेरी नंदिनी। पंडित जी की बात सुनकर उनकी दोनों दादी, इनके फादर, इनके दादा, तीनों की हालत बिल्कुल टाइट हो जाएगी। दादी घबराते हुए बोलती है पंडित जी हमको तो पता ही नहीं है कैसे हुआ, हम लोगों ने इस तरफ आना ही बंद कर दिया और बच्चों को सख्त हिदायत है कि वो यहाँ पर आए, पता नहीं ये लड़की कैसे यहाँ पर आ गई। एक्चुअली उस रात दिव्या जब उस आवाज़ को फॉलो करते करते उस कमरे के वहाँ आई और उसके हाथ जब उसने गेट खोलने की कोशिश की, वो गेट खुला तो गेट खुलने के साथ साथ जिस बंधन ने नंदिनी को उन कमरों के अंदर बांध रखा था वो खुल गए और जो टॉर्च गिरी उससे उसको कुछ पता नहीं चला। और उस दिन उसको जो पैर दिखे थे जिनमें अलता लगा हुआ था वो किसी और के नहीं, इसकी अपनी बुआ नंदिनी के थे। हाँ जी, सारे घर वाले खड़े हुए थे, उनमें सिर्फ एक दिव्या की मम्मी थी जिनको कुछ नहीं पता था, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो पुरोहित जी के पास जाती है और जाकर बोलती है कि आप नंदिनी की बात क्यों कर रहे हो, नंदिनी तो कब की ही मर चुकी है। वो गुरुजी उसकी मम्मी की तरफ देखकर बोलते हैं तेरे बच्चे की जान खतरे में और तुझे कुछ पता ही नहीं है। वो गुरुजी बोल ही रहे होते हैं तभी अचानक से किसी को बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आती है और सब उस आवाज की तरफ भागते हैं। तो जैसे घर के अंदर पहुंचते हैं देखते हैं तो दिव्या एक कमरे का गेट बंद करके बाहर की तरफ भाग रही होती है और वो कमरा किसी और का नहीं, पूजा का होता है। वो जैसे लोग वहां पहुंचते हैं तो दिव्या इधर भाग रही है, उधर से पूजा चीखती बाहर आ रही है और बाहर निकलते उसके सिर के ऊपर से खून बह रहा है। दिव्या पूजा के सिर पर किसी चीज से हमला करके भाग रही थी। दिव्या के फादर, उनके दादा
दिव्या की तरफ भागते हैं और पूजा के फादर पूजा की तरफ भागते हुए संभालते हैं, उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। और इधर दिव्या उन आम के बागों के अंदर कहीं भाग गई थी। ये भी उसके पीछे पीछे भागे जा रहे थे, लेकिन उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि ये लोग उसको पकड़ ही नहीं पा रहे थे। और देखते देखते उनकी आंखों के सामने उस बाग के अंदर ओझल हो गई। बाग मतलब आप एक छोटा सा फॉरेस्ट बोल सकते हो। शाम का टाइम वैसे हो चुका था और उस बाग में इतने घने पेड़ थे कि अंधेरा हो चुका था। बहुत ढूंढने के बाद भी, करीबन आधा एक घंटा खोजने के बाद भी इनको दिव्या कहीं नहीं मिली। उन्होंने पूरे बाग का चप्पा चप्पा छान लिया था, लेकिन दिव्या का कहीं कोई अता पता नहीं था। जब ये लोग वापस लौटे तो दिव्या की मम्मी उनके फादर पूछते, मेरी दिव्या कहाँ है? तो बोलते कि हमने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिली। वो बुरी तरह से रोने लग जाती है कि ये क्या हो रहा है, क्यों नंदिनी मेरी बेटी के पीछे पड़ी हुई है। तब वो पुरोहित जी चलकर उसके पास आते हैं और उनसे बोलते हैं कि बेटा शांत हो जा, अभी उसके ऊपर जो चीज़ सवार है हम में से उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन तू निश्चिंत रह, तेरी बेटी को कुछ नहीं होगा, ये मैं तुझसे वादा करता हूँ। वो है बाग के अंदर ही, लेकिन हमें से किसी को नहीं मिलेगी, क्योंकि पता नहीं किस पेड़ की किस डाली के ऊपर छुपकर वो बैठी हुई हो या वो कहाँ पर हो। लेकिन एक चीज़ मैं सुनिश्चित करता हूँ कि वो सुरक्षित है, उसको कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद वो पुरोहित जी से पूछती है, वो सब तो ठीक है, लेकिन वो है कहाँ और ये सब चल क्या रहा है, कोई मुझे बताएगा? तब उनको बिठाया जाता है और पुरोहित जी उनकी मम्मी को बताते हैं। पुरोहित जी बोलते हैं, ये तुम्हारी ननद नंदिनी है, जिसकी इस घर में शादी से पहले जलकर मौत हो गई थी। इतना सुनते वो शॉक रह जाती है और वो अपनी सास की तरफ देखती है। वो पूछती, जलकर मौत हो गई थी? लेकिन हमें तो बताया गया था कि उसकी एक्सीडेंट के अंदर मौत हुई है। तो उसकी दादी आगे कर बोलती है, हाँ, हमने तुझसे और तेरे परिवार वालों से झूठ बोला था, क्योंकि नंदिनी की मौत के बाद ये सुमेर की शादी हो ही नहीं रही थी। जो भी कोई आता गांव वाले से, उनको पता लग जाता है कि नंदिनी की मौत इस घर में हुई, तो उसके बाद वो शादी के लिए मना कर देते थे। इसलिए जब तेरा रिश्ता आया तो हमें मजबूरन ये झूठ बोलना पड़ा कि नंदिनी की मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी। दिव्या की मम्मी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उनका जो इतनी जिंदगी इतना बड़ा रिश्ता था वो एक झूठ पर टिका हुआ था, एक झूठ उनसे बोला गया था, और आज उस झूठ की सजा उनकी बेटी भुगत रही है। उसके बाद पंडित जी बोलते हैं कि तुम लोग अब सब शांत रहो, कल सुबह हम उसको ढूंढेंगे और इसका इलाज करेंगे। उसके फादर नहीं मानते कि नहीं, मैं अपनी बेटी को कहीं से भी ढूंढ के लेकर आऊंगा। तो पुरोहित जी को समझाते हैं, देखो वो एक आत्मा के कब्जे में है, हमें से कोई उसके आसपास भी गया तो हमें से किसी की भी जान ले सकती है। तुम निश्चिंत रहो, ये मेरे शब्द हैं तुमको, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा, मैं उसे बचा के वापस लेकर आऊंगा। काफी देर समझाने के बाद ये सब लोग मान जाते हैं, लेकिन दिव्या की मदर के दिमाग में भी कई सवाल घूम रहे थे कि चलो ठीक है, नंदिनी की मौत घर में जलकर हुई, लेकिन वो वापस क्यों आई और उसने मेरी बेटी को क्यों पकड़ लिया है? तो पुरोहित जी उसको समझाता है कि देख बेटा, जब किसी की मृत्यु होती है और उसकी कोई हार्दिक इच्छा पूरी नहीं होती है, तो फिर वो अपनी उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए वापस आती है। और ऐसा ही हुआ है तेरी नंदिनी के साथ। जिस दिन उसकी मौत हुई जलकर, उस दिन उसकी शादी थी। तो ये बात इनको पता नहीं थी। तो पुरोहित जी की बात जैसे खत्म होती है, इनकी जो मदर सास होती है वो आकर बोलती है, मैं तुझे बताती हूँ सारी बात क्या थी। नंदिनी एक लड़के से प्यार करती थी और नंदिनी की जो शादी हो रही थी वो लव मैरिज थी। हम शुरुआत में नंदिनी की बात, हम उसके लव मैरिज के अगेंस्ट थे और हम उसकी बात नहीं मान रहे थे, पर जैसे तैसे कर कुरा के उसने हम सबको मनाया और हम सब उसकी शादी के लिए तैयार हुए। और जिस लड़के से वो शादी करना चाहती थी, उसी लड़के से उसकी शादी करवा रहे थे, और ये उसकी शादी का ही दिन था। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नंदिनी अपने कमरे में तैयार हो रही थी, ये कमरा उसी का था जो पीछे बना हुआ है, और उस समय बिजली की बहुत दिक्कत हुआ करती थी, तो हम लोगों ने नंदिनी के कमरे में मोटी मोटी मोमबत्तियां लगवा दी थी ताकि वो अच्छे से तैयार हो सके। लेकिन पता नहीं कैसे तैयार होते होते एक मोमबत्ती की लौ उसकी साड़ी में लग गई। उस वक्त मैं यहीं आंगन में थी और जैसे मैंने आँख की लपटी उठते देकर नंदिनी की चीख सुनी, मैं भागते हुए कमरे की तरफ गई, लेकिन उसने कमरा अंदर से बंद किया हुआ था क्योंकि वो तैयार हो रही थी। जब मुझे कुछ नहीं सोचा, बाकी लोगों को बुलाने के लिए बाहर की तरफ भागी। अब हुआ ये कि मैं बाहर की तरफ भागना शुरू हुई, नंदिनी खिड़की में से आकर मुझे देखने लगी, और जब उसने मुझे भागते हुए देखा तो उसे गलतफहमी हो गई कि मैं उसकी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ और मैंने ये सब किया है, मैं उसकी साड़ी में आग लगाकर भाग रही हूँ। उसके बाद उसने अपने मुंह से एक चीख तक नहीं निकाली और वो वहीं पर जलती रही। मैं दौड़कर सबको बुलाकर वहां पर लेकर आई, और जब तक सब लोगों ने अंदर यहाँ पर आकर गेट तोड़ा, तब तक दिव्या बहुत उसका बॉडी का पार्ट जल चुका था। हम उसको भागकर डॉक्टर के पास लेकर गए, लेकिन डॉक्टर भी उसे बचा नहीं पाए। इसके बाद दिव्या के दादा बोलते हैं कि मरते समय नंदिनी के दिमाग में ये बात आ गई थी कि हम लोगों ने ही उसे मारा है, और तब उसकी मौत होने के बाद उसने इस घर में जीना हराम कर दिया था। उन्होंने दिव्या की मदर को बताया कि तुमसे पहले भी सुमेर के लिए एक लड़की का रिश्ता आया था और उसकी सगाई तय कर दी गई थी, लेकिन सगाई के अगले दिन ही उस लड़की की भी आग से जलकर मौत हो गई थी। और तब के बाद से कोई भी रिश्ता सुमेर के लिए जब आता था तो लोग उन्हें ये चीज बताते थे, और उसके बाद वो उस रिश्ते के लिए मना कर दिया करते थे। हम सब भी इधर समझ गए थे कि ये सब क्यों हुआ है। उसके बाद से भी घर के अंदर कभी खुशहाली नहीं आई, कभी कोई, हमें लग गया था कि इस घर के अंदर कभी शादी का मंडप सजेगा नहीं, शहनाई बजेगी नहीं।
उसके कुछ ही दिनों के बाद से घर के अंदर मतलब बीमारियां होने लगी, लॉसेस होने लगे। थक हार कर हमने पुरोहित जी को ये सब बताया। पुरोहित जी को हमने सब कुछ बताया। उन्होंने काफी बड़ी पूजा रखी। उसके बाद उसकी आत्मा को उन्होंने कैद किया। उसे मुक्ति नहीं दिला सकते थे क्योंकि उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई थी। इसलिए पुरोहित जी ने उसे उसी कमरे में बंद कर दिया जहां पर आग से जलकर उसकी मौत हुई थी। और तब से लेकर अब तक पिछले 16 सालों से वो वहीं पर कैद थी और हम लोगों ने उस तरफ आना जाना भी छोड़ दिया था। पहले हमने सोचा था कि उन कमरों के चारों तरफ हम दीवार करा देंगे, लेकिन तुम लोग घर में रहते नहीं थे इसलिए हमने कुछ करवाया नहीं। और फिर शादी के तैयारियों में हम ऐसे व्यस्त हो गए कि हमें पता ही नहीं चला कि ये सब काम भी करवाना है। ये सब बातचीत कर रहे थे, तभी पीछे कमरे से दिव्या की बहुत तेज चीखने की आवाज आती है। उसकी चीख की आवाज सुनकर सब लोग पीछे भागते हैं। जाकर देखते हैं तो दिव्या उसी कमरे के अंदर बेहोश पड़ी हुई थी। पता नहीं कहां से घूम फिर कर उस कमरे के अंदर वापस पहुंच गई थी। उसके पापा भागकर जाकर दिव्या को अपनी गोद में उठाते और जैसे वो गोद में उठाते अपनी आंख खोलते उसके पापा का गला पकड़ लेती है और इतने तेज वो गला पकड़ते नाखून उनके ना गले के अंदर धंस जाते हैं, लेकिन फिर भी अपनी बेटी को नहीं छोड़ते हैं। सब लोग मिलकर जैसे जैसे करके दिव्या को घर के अंदर लेकर आते हैं। घर के अंदर आते ही दिव्या भारी आवाज में बोलती है, मुझे लोगों को मारना तो मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। इस तरह से आवाज में वो बोलती है और उसके पापा का गला दबा के रखती है। अंदर पुरोहित जी आते ही उसके गले के ऊपर एक अभिमंत्रित राख लगा के आंख बंद करते हैं और वहीं के वहीं उसकी पकड़ ढीली हो जाती है और दिव्या बेहोश हो जाती है। उसके बाद दिव्या को उतार के फर्श पे लेटाया जाता है। उसको चारों तरफ एक बड़ा गोला बनाया जाता है और वहीं पर एक हवन सेट किया जाता है। थोड़ी देर के बाद दिव्या वापस से उठती है और उठकर वो खिलखिला के हंस के बिल्कुल हवन कुंड के पास जाकर बैठ जाती है और पुरोहित जी की तरफ देखने लगती है। पुरोहित जी से कहते हैं, नंदिनी कितने साल हो गए तुम्हें, क्यों तुम अपने घर वालों को परेशान कर रही हो? तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें नहीं मारा है, वो सिर्फ एक हादसा था। तब दिव्या बोलती, मेरी शादी है और मैं शादी करके ही जाऊंगी। किसी ने अगर मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं उसकी जान ले लूंगी। इन लोगों ने मुझे जलाकर मारा था ना, अगर तुम में से किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं इस लड़की के शरीर के साथ इस हवन कुंड में कूद जाऊंगी। ये सुन के दिव्या की दादी आकर बोलती कि हमने तुझे नहीं मारा है, वो एक हादसा था, तुझे आग लग गई थी, तूने कुंडी अंदर से बंद की थी और मैं तुझे बचाने के लिए भाग रही थी, लेकिन तुझे इस चीज की गलतफहमी हुई कि मैं तुझे आग लगाकर भाग रही हूँ। वैसे गर्दन लगाती है, नहीं। और उसके वो किसी की नहीं सुन रही थी, सबकी बातों को अनसुना कर दिया था। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गुस्सा भरा हुआ था। पुरोहित जी भी उसे बहुत देर तक बहुत समझाते पर वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं थे। उसके बाद पुरोहित जी सबको बुलाते हैं, अलग से जाकर बोलते हैं कि देखो ये ऐसे नहीं मानेगी, मुझे कुछ इलाज करना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम सबको एक चीज बता दूं, ये बहुत चीखेगी, बहुत चिल्लाएगी, बहुत नौटंकी करेगी, लेकिन तुम में से कोई भी इसको बचाने नहीं आएगा। अगर ये इस गोले से बाहर निकल गई तो तुम दिव्या को खो दोगे, फिर मुझसे कुछ मत कहना, मैं तुम लोगों को सख्त हिदायत दे रहा हूँ। ये सुनकर सभी घर वाले सतर्क हो जाते हैं और पुरोहित जी अपनी पूजा शुरू करते हैं। पूजा शुरू करते ही वो दिव्या के शरीर पर कुछ भस्म फेंकते हैं और भस्म फेंकते ही वो बुरी तरह चिल्लाने लगते हैं, मम्मी मिर्ची लग रही है, मम्मी बहुत तेज जलन, मुझे बचाओ मम्मी, मिर्ची लग रही है, जलन हो रही है। लेकिन सबको पहले से ही पता था किसी को भी रिएक्ट नहीं करना है। थोड़ी देर ये सब करने के बाद भी जब कोई उसे बचाने नहीं आया तो फिर वो गुस्से में आकर बोलती, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे अपनी शादी पूरी करनी है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इतना कहकर वो जमीन पर बैठते हैं, सिर जमीन के ऊपर मारना शुरू करती है। ये सब देखकर एक बार दिव्या के जो फादर थे वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनकी दादी उनको रोक देती है, क्योंकि उन सबको पता था कि एक बार दिव्या अगर इस गोले से बाहर निकल गई तो फिर उसे कोई नहीं बचा पाएगा। ये सब करने के थोड़ी देर के बाद दिव्या बेहोश हो जाती है। जब तक नंदिनी दिव्या के शरीर में थी उसको बहुत चोटें पहुंचा रही थी कि ताकि कोई ना कोई घर वाले पिघल कर उसे वहां से बाहर निकाल ले, लेकिन जब ये सब नहीं हुआ तो उसका शरीर छोड़कर चली गई। लेकिन पुरोहित जी ने कहा कि वो सिर्फ इस गोले से बाहर वापस उस कमरे में गई है, वो भी मुक्त नहीं हुई है, उसे अब हमें मुक्ति भी दिलानी होगी और इस कमरे को भी उसके मतलब जहां पर वो रह रही है उस कमरे को भी उससे मुक्त करवाना होगा। उन्होंने आगे कहा, लेकिन ये सारा काम हम उसकी शादी के बाद, ये जो शादी हो जाएगी बच्ची की उसके बाद करेंगे, वरना अभी तो ये शादी होने नहीं देगी, सबको परेशान करता है, इसलिए अभी तो इसको उसी कमरे में वापस से बंद कर देते हैं। फिर उसके बाद पंडित जी वापस गए, उन्होंने उस कमरे के अंदर पूजा मंत्र करके उस कमरे को बंद कर दिया। उनके दादाजी से बोला कि कल के कल ही यहाँ पर दीवार खड़ी कर दे, गलती से भी अगर ये कमरा दोबारा खुल गया ना तो फिर मैं दोबारा नहीं यहाँ तुम लोगों को बचाने नहीं आऊंगा। करीब 3-4 घंटे के बाद दिव्या को होश आता है। उसको बहुत चोटें लगी हुई थी, लेकिन सब उसको आकर संभालते हैं। पुरोहित जी आकर उसको गंगा जल देते हैं पीने के लिए और वो आराम से गंगा जल पी लेती है और इसके बाद सबको कंफर्म हो जाता है कि अब नंदिनी जा चुकी है। तब दिव्या से पूछा जाता है कि हुआ क्या था, तो वो बताती है कि उसे इस तरह से एक आवाज आ रही थी, उस आवाज को फॉलो करते हुए पीछे वाले कमरे में गई तो उसे एक औरत के पैर दिखाई दे, उसके बाद ठंडी सी हवा का झोंका उससे आकर टकराया और उसके बाद से उसे कुछ भी याद नहीं है। इसके बाद दोबारा कभी दिव्या की तबीयत खराब नहीं हुई।
पूजा की शादी की डेट को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया गया और घर वाले इतने डर गए थे कि उन्होंने घर से शादी की नहीं, उन्होंने वहीं पर एक बैंकेट हॉल या सामुदायिक भवन जैसा कुछ बुक किया। शादी के सारे फंक्शन वहीं से किए गए और फाइनली पूजा की शादी ठीक तरीके से हो गई। दिव्या बताती है कि पूजा दीदी की शादी के बाद उसकी जो बुआ थी नंदिनी, उनकी मुक्ति के लिए भी पूजा की गई। वहां से वो गंगा स्नान के लिए हरिद्वार गए और वहां से वो गया जाते हैं और हर साल वो जाते हैं ताकि दोबारा कभी नंदिनी अब लौट कर नहीं आए। तो ये थी हमारी आज की रोंगटे खड़े करने वाली कहानी, जहां पर एक परिवार परेशान हो गया बुरी तरह से एक गलतफहमी की वजह से, और गलतफहमी सिर्फ उस लड़की को, उस नंदिनी को थी। मरते टाइम जो हालात बने, जो आग लगी, घर वाले जो उसकी शादी के लिए पहले तैयार नहीं थे, उसका एक परसेप्शन बन चुका था कि मेरे घर वाले नहीं चाहते कि शादी ना हो, वो खुश नहीं है, और फाइनली मौके का फायदा उठाकर उसकी माँ ने उसको आग लगा दी है। और शायद इसीलिए दुनिया में कहते हैं कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, सूअर पालो, लेकिन गलतफहमी मत पालो, तो ये गलतफहमी का कोई इलाज नहीं होता। गलतफहमी रिश्तों को खत्म कर देती है और बहुत टाइम बीतने के बाद ये रियलाइज होता है कि जिस चीज के पीछे हम लोग लड़ रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ एक गलतफहमी थी। तो अगर आपके अंदर भी किसी इंसान को लेकर, अपने परिवार को लेकर कोई गलतफहमी है तो उस गलतफहमी को निकाल दें, बैठकर उस पॉइंट को डिस्कस कर लें, क्योंकि बात करने से ही बात बनती है। ऐसा हो सकता है कि आप एक गलतफहमी के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी गलतफहमी का पहाड़ उठा लें और जिस रिश्तेदार से, जिस इंसान से आप प्यार करते हैं, आप उससे हमेशा के लिए दूर हो जाएं। ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली स्टोरी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूलने का